तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक गांव की है। निचला गांव, गरीबी भुखमरी बहुत ही ज्यादा। एक परिवार होता है, दलित परिवार, लवकुश। लवकुश जी की उम्र 52 साल होती है। यही कोई मजदूरी का काम इनका रहता है। घर में तीन तीन जवान बेटियां थी, लेकिन पैसे की तंगी और पैसे का अभाव इतना कि अभी तक ये शादी नहीं कर पाए थे। जो भी मजदूरी करते, राशन पानी खरीदते, खाने पीने का ही एडजस्ट हो पाता। उसके अलावा एक भी फूटी कौड़ी ये अभी तक नहीं रख पाए थे। बस 2 ही 4 बिस्वा जमीन थी, जो कि खाने के लिए भी प्रॉपर अनाज नहीं दे पाती थी। लोग कुछ अपने जीवन में बड़े दुखी थे। दिन रात ये घर पे बैठना नहीं चाहते थे। ये हमेशा काम की तलाश में रहते थे, चाहे कोई रात में इनसे काम करा ले, दिन में काम करा ले। यहां तक कि इनकी जो बेटियां थी, एक की उम्र 26 से 27 साल थी, एक की उम्र 22 साल थी, एक की उम्र 17 साल थी। औलाद बेटा कोई नहीं था। लोग कुछ अपनी ही बेटियों को औलाद समझते थे, बेटे का रूप जानते थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि बेटियों को तो कोई घर पे रख नहीं सकता, विदा तो करना है। अब होता ये है कि अब ये परेशान ये हो गए कि आखिर राशन का खर्चा तो बहुत ज्यादा लग रहा है, करें तो करें क्या। ये अपने यहाँ के कोटेदार, जिनका नाम संतोष होता है, एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उनके पास ये जाते हैं और कहते हैं, कोटेदार साहब, राशन कार्ड मेरा बना नहीं है, मैं ऑनलाइन करा के थक चुका हूं, आप ही कोई रास्ता बताइए जिससे मेरा राशन कार्ड बन जाए। और महीने में सरकार तो 10 20 30 किलो राशन तो दे ही देगी, तो उससे मेरा परिवार भूखा तो नहीं मरेगा, कम से कम आराम से हम लोग खाएंगे, जिएंगे। और जो भी पैसा मैं कमाता हूं महीने में 10,000 5,000, उन पैसों में से कुछ 2-4 हजार पैसा मैं बचा के रख भी पाऊंगा। अब भाई कहते हैं, संतोष जी को उतना फर्क नहीं पड़ा। यही कहते हैं, अच्छा परेशान मत हो, जाओ मैं देखता हूं, कल आना। कल ये फिर पहुंचते हैं लवकुश जी और कहते हैं, संतोष भैया जी, आप कोटेदार हो, आप इतने लोगों को राशन बांटते हो, मेरा भी हक है, सरकार मेरे लिए भी भेजेगी, आप बस मेरा राशन कार्ड किसी तरीके से करवा दो। कोटेदार कहता है, ठीक है। आनाकानी करते हैं। उसके बाद ये लवकुश जी एक दिन कोटेदार के खिलाफ डीएम के यहाँ ज्ञापन दे देते हैं, यानी कि एक सूचना दे देते हैं, जिससे कि कोटेदार की जांच हो जाती है। और कोटेदार कुछ दिनों के लिए परेशान हो जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो जाती हैं। अब कोटेदार की जो नाराजगी थी वो बहुत ज्यादा चढ़ गई थी, बहुत ही ज्यादा लवकुश के प्रति। वो यही मानते थे कि अगर किसी दिन ये फिर से दरवाजे पर आया तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा। अब लवकुश मारे डर के कोटेदार संतोष के यहाँ तो गए नहीं, क्योंकि इनको डर कहीं ना कहीं अंदर से लग ही रहा था कि मैंने उसके खिलाफ डीएम के यहाँ कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ना किसी दिन वो गुस्से में कुछ अनाप शनाप बोल दे या हाथ भी उठा सकता है। इसलिए लवकुश ने डीएम के यहाँ से ही पत्र लिख करके कुछ लोगों के सहयोग से प्रधान से बातचीत करके अपना राशन कार्ड बनवा लिया। लेकिन बन तो गया राशन कार्ड, लेकिन राशन लेने तो कोटेदार संतोष के पास ही जाना होता था लवकुश को। लवकुश 2-4 बार गए, कोटेदार मारे डर के कुछ कहा तो नहीं, क्योंकि कोटेदार को यह पता था अगर ये लवकुश से फिर से भिड़ेगा तो जाहिर सी बात है लवकुश जाएगा प्रधान से कहेगा, और प्रधान इसको तुरंत लेकर जाएगा डीएम के यहाँ, और फिर डीएम मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई कर देंगे। इसी डर की वजह से कोटेदार एक चुप हजार चुप रहता था। एक दिन यह होता है कि संतोष जी को अर्जेंटली कहीं दूर काम के लिए जाना था, मजदूरी करने के लिए। उसी दिन राशन बंटने वाला था। अब संतोष अपनी बड़ी बेटी से कहते हैं, जिसका नाम सुषमा था, उम्र 28 साल थी। सुषमा से कहते हैं, बेटा एक काम करो, आज राशन बटेगा तो तुम साइकिल चलाना तो जानती हो, तो साइकिल से ले जाकर कुछ बोरी वगैरह ले लेना, कुछ झोला वगैरह ले लेना, जाकर के राशन तुम ले आना, और तुम्हारी माँ को मैंने पैसे दे रखे हैं, पैसे ले लेना, जो भी पैसा लगेगा। सुषमा कहती है, ठीक है पिताजी, आप परेशान मत होइए, आप चाहिए, मैं ले आऊंगी राशन, आप अपना काम मत छोड़िए, आप काम पे आराम से जाइए। अब सुषमा की इस बात को सुनकर लवकुश हंसी खुशी से मजदूरी करने के लिए दूर कहीं चला गया। अब सुषमा साइकिल उठाती है और अकेले साइकिल से कोटेदार के पास राशन लेने के लिए जाती है। जब कोटेदार के यहाँ जाती है तो कोटेदार जब राशन कार्ड में देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये लवकुश की बड़ी वाली बेटी है। अब ये लवकुश की बड़ी बेटी से थोड़ा अनाप शनाप व्यवहार करने लगा और अभद्रता भरी कुछ बातों की टीका टिप्पणी करने लगा। सुषमा थोड़ी नाराज हुई और सुषमा ने यही कहा, मैं एक दलित परिवार से हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाप शनाप बोलोगे, जो चाहोगे वो करोगे। मेरा भी अधिकार है, सरकार हम लोगों के भी अधिकारों को देती है, फिर आपको इतना छुप क्यों रहा है, आपको दर्द क्यों है? क्या मेरे पिताजी ने जो आपके खिलाफ कार्रवाई डीएम के यहाँ से करवाई थी, इसी वजह से आप हमारे परिवार से नाराज हो? मैं फिर से खुद जाऊंगी डीएम के यहाँ, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी।
क्योंकि तुमने बहुत उल्टी सीधी बातें मेरे साथ कर दी। अब ये चीज सुनकर थोड़ा संतोष बड़ा नाराज हुआ, और संतोष के जो चाहने वाले थे एक दो लोग संतोष के साथ भी मौजूद थे, तो उन लोगों ने भी थोड़ा टीका टिप्पणी की। सुषमा थोड़ी नाराज हो गई और संतोष से थोड़ा उल्टी सीधी बातें करने लगी, तमीज सीख लो, ये वो तमाम प्रकार। संतोष को नाराजगी हो गई और संतोष उसकी हाथों को पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के साथ साथ दोनों में इस तरीके से लड़ाइयां हुई कि छीना झपटी में सुषमा के कुछ जगहों पे कपड़े फट गए। अब एक लड़की के जब कपड़े फट गए तो जाहिर सी बात है लड़की रोने लगेगी और नाराज भी होगी, समाज में भी तरह तरह की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। अब सुषमा अपने फटे कपड़े को उसी तरीके से आती है घर पे, चारों तरफ लोग देखते हैं भाई क्या हुआ। सब लोग यही सुन रहे थे भाई कोटेदार के यहाँ गई थी और कोटेदार संतोष ने पता नहीं क्या कर दिया लड़की के साथ। कुछ लोग ये भी कहने लगे इसके बाप ने कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की थी, हो सकता है संतोष उसी का बदला इसकी बेटी सुषमा से लेना चाह रहा था। तरह तरह की बातें पूरे ग्राम सभा में फैल गई। अब ये बात धीरे धीरे करके प्रधान जी के पास पहुंची। प्रधान जी के पास पहुंचने ही के पहले ही ये बात लवकुश के पास यानी कि सुषमा के पिताजी के पास पहुंच चुकी थी। सुषमा के पिताजी दौड़े भागे काम से साइकिल को तेज रफ्तार हवा की स्पीड से चलाते हुए गांव पहुंचते हैं और गांव पहुंचने के बाद जाते हैं प्रधान के यहाँ अपनी बेटी को लेकर के और कहते हैं प्रधान जी, हमने आपको वोट दिया था, हम आपको भगवान मानते हैं, सरपंच और प्रधान नहीं मानते। क्या हम दलितों की बेटियों के साथ इसी तरीके से व्यवहार होगा? प्रधान जी ने कहा भाई व्यवहार अगर उसने इस तरीके से किया है तो सजा उसको मिलेगी। आप लवकुश जी निश्चिंत रहिए, हमारे नजर में सारे लोग एक समान हैं। मैंने कभी किसी को दलित, ओबीसी और समान वर्ग का नहीं समझा है, मैंने हमेशा हर किसी को इंसान समझा है। आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी बेटी के साथ अगर अन्याय संतोष कोटेदार ने किया है तो मैं उसको सजा दूंगा और भरे समाज में दूंगा। ये बातें कहते हुए प्रधान लवकुश को लेकर के जाते हैं, अपनी ही बाइक पे बैठा करके कोटेदार के पास पहुंचते हैं। कोटेदार को बैठा करके खींच करके लाते हैं, अपने ही चाहने वालों के कुछ लोगों के पास फोन करते हैं, जबरदस्ती पैदल मारते पीटते हुए, कपड़े को फाड़ते हुए, लात जूता बरसाते हुए उस गांव से बीच चौराहे तक लाते हैं प्रधान जी मारते हुए। चारों तरफ शोर शराबा हो गया, गांव की भीड़ भी पीछे पीछे चलने लगी कि एक प्रधान कोटेदार को इतनी बेरहमी से मार रहा है, आखिर कारण क्या हो सकता है। धीरे धीरे ये बात पूरे समाज में एक एक बच्चे को पता चल गई कि प्रधान जो कोटेदार संतोष को मार रहे हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि कोटेदार ने लवकुश नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी बेटी जिसकी उम्र 28 साल है, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको चाटा मार दिया, तमाम प्रकार की उल्टी सीधी बातें भी उससे की। अब समाज में सारे लोग यही कहने लगे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रधान। भाई प्रधान हो तो ऐसा न्याय इसी तरीके से करना चाहिए, चाहे कोटेदार ही हो, चाहे प्रधान का स्वयं का लड़का ही क्यों ना हो। चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, देखते ही देखते कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है। यहां तक कि प्रधान जी ने पुलिस के सामने ही संतोष को लात घूंसों की बारिश करते हुए वहां से पुलिस के हवाले कर दिया। जब संतोष थाने में जाते हैं, उनको पुलिस ले जाती है, इधर लवकुश की बेटी और लवकुश और प्रधान जी भी और गांव के कुछ चाहने वाले भी, जो लवकुश को भी चाहने वाले थे, प्रधान जी के सपोर्टर थे, ये सारे लोग भी थाने में पहुंचते हैं। थाने में संतोष जी के खिलाफ कार्रवाई एफआईआर दर्ज हो जाता है, इसको न्यायालय भेज दिया जाता है। न्यायालय में छेड़खानी के मुकदमे दर्ज होने के बाद जज ने संतोष कोटेदार का लाइसेंस पहले निरस्त कर दिया, उसके बाद इनको 3 साल का कैद, 25,000 रुपया जुर्माना लगा दिया। दोस्तों, तो ये होता है एक न्याय। जो गांव के सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, किसी के भी गांव के हों, किसी भी स्टेट के हों, अगर वो उस कुर्सी पे जनता ने उनको बैठाया है तो न्याय उनको पूर्ण रूप से और अच्छे तरीके से करनी चाहिए, चाहे उसके बीच में कोई भी कास्ट क्यों ना हो। तो क्या कहना चाहोगे आप प्रधान जी के बारे में? क्या उन्होंने एक दलित परिवार को न्याय देकर अच्छा किया या नहीं? क्या कहना चाहोगे? कमेंट करना दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या स्टोरी को लेकर, और ये स्टोरी मेरे दोस्त काफी ज्यादा पुरानी है, मैंने किसी व्यक्ति के माध्यम से सुनी, तो मैंने सोचा जागरूकता के माध्यम से ये कहानी मुझे आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए, ताकि आपके अंदर जागरूकता आए और कुछ सीखने की शक्ति और तजुर्बा बढ़े। मिलूंगा जल्द ही। जय हिंद।